चाहे नीतीश साथ आ जाएं, चाहे लालू साथ आ जाएं, और चाहे अखिलेश आ जाएं, और चाहे मायावती भी आ जाएं, जब तक जनता के बीच नहीं जाओगे, जब तक संघर्ष नहीं करोगे, फेसबुक पर ट्विटर पर सवाल उठाने से पहले अपने दिल से और अपने तथाकथित जाति के मठाधीशों से पूछो कि जब हिस्सा देना था तो क्यों नहीं दिया। यह कैसे संभव है कि हर जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन जो बनने जा रहा है वो दिल तो दिखाए कि जब मैं बन जाऊंगा तो गांव में किसी प्रजापति को कोई सामंती छेड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना दिल रख करके खाक आरएसएस से मुकाबला करोगे? हाँ, एक चीज हो सकती है, मंच पे गाली दे सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। पिछड़े वर्ग का कोई कार्यक्रम बिना प्रजापति के, बिना विश्वकर्मा के, बिना नाई के नहीं होना चाहिए, कुर्मी यादव भले ही ना हो। तो हम सब की जिम्मेदारी है जो अपने आप को तथाकथित सक्षम जातियां मानते हैं कि वो इनको स्पेस दें। अब जरूरत है अंबेडकर जयंती पर धोबी को मंच पे बैठालने की, खटीक को, पासी को, वाल्मीकि को मंच पे बैठालने की। वाल्मीकि अंबेडकरवादी नहीं बना, हमारी जिम्मेदारी है। हम तो मूर्ख थे, पाखंडी थे, कावड़ हो रहे थे आप लोगों के शब्दों में। अर्जक संघ का मंच है, आगे से कार्यक्रम आयोजक ध्यान रखें, या तो मुझे मत बुलाइए या लाल धागा वालों को मंच पे मत बैठा लिए। अगर अर्जक संघ का कार्यक्रम हो तो महापुरुषों को माला मत चढ़ाइए, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। अगर वर्ण व्यवस्था में भरोसा नहीं रखते तो आप ब्राह्मण वर्ण को नहीं मानते, क्षत्रिय वर्ण को नहीं मानते, वैश्य को नहीं मानते, तो फिर शूद्र क्यों मानते? तो जिनके सामने आप लोग माथा टेकने जाती हो, अगर उस कथावाचक में हैसियत हो तो मंत्र फूंक करके मुझे यहीं बेहोश कर दे। जब हमें ओबीसी का रिजर्वेशन चाहिए, जब ओबीसी के आधार पर कोई लाभ चाहिए, हम तब ओबीसी हैं, बाकी हम जाति में हैं। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि मेरे घर की बेटियों को इन कथावाचकों के पास मत भेजो। हम बराबरी की बात करते हैं, हम ब्राह्मणों को नीचा नहीं मानते। मैं ब्राह्मणों के यहां खाना खा लेता हूं। यहां पानी डालने से वहां के पितर नहीं पुज रहे, जमीन पे पानी डालने से आसमान के पितर कैसे पुज रहे हैं? अपने घर की महिलाओं को अगर कार्यक्रम में लेके आ जाओगे तो कोई आरएसएस वाला रास्ता रोक लेगा क्या? हर जिले में पत्रकार और काले कोट वाले तैयार करने हैं, और प्लस इनके रोजी रोटी का जुगाड़ भी आप लोगों को करना है। हर कार्यक्रम में 2-3 काले कोट वाले मंच पर जरूर बैठा लिए। सबसे बड़ा ब्राह्मणवाद, सबसे बड़ा सामंतवाद महिलाएं अपनी बहुओं के साथ अपने घरों में चलाती हैं। मुझसे पहले मेरे रिश्ते में मौसेरे भाई लगते हैं श्रीराम मौर्य जी, मुझसे पहले बोल रहे थे, आप लोगों को सारी बातें बता ही चुके थे। मेरे एक चचेरे भाई बैठे हुए हैं श्रीराम चौहान जी, वो भी आपको तमाम बातें बता चुके। आपको लग रहा होगा कि नीरज पटेल के मौसेरे भाई मौर्य जी और चचेरे भाई चौहान जी कैसे, तो अभी आपने बोला ना मिलिंद जी ने कि समस्या सभी ने बताई, समाधान किसी ने नहीं बताया। यही समाधान है। जब तक हिम्मत नहीं पड़ रही है अंतरजातीय विवाह की, तब तक वैचारिक रिश्तेदारी ही कायम कर लो। तब तक जाति के आधार पर महापुरुषों की जयंतियां मनाना ही बंद कर दो। तब तक रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर यादव को मंच देना शुरू कर दो, और तब तक पेरियार ललई यादव की जयंती पर, बीपी मंडल की जयंती पर कुर्मी को मंच देना शुरू कर दो। तब तक जगदेव बाबू की कुशवाहा की जयंती पर श्रीराम चौहान को मंच देना शुरू कर दो। आधी समस्या खत्म हो जाएगी। मगर अफसोस की बात है, मैं लगातार चिल्ला रहा हूं 2-3 सालों से, कुछ एक लोगों को छोड़ करके आज भी महापुरुषों की जयंतियों पर मुख्य अतिथि उनकी जाति का होता है। क्या खाकर आरएसएस बीजेपी को मुकाबला कर पाओगे? क्या कोई आरएसएस बीजेपी का आदमी कहने आता है आपकी घर की महिलाओं से कि जाके इनको कथावाचकों के यहां ले जाओ? कौन सा आरएसएस बीजेपी का आदमी आपसे कहता है कि जाति के आधार पर महापुरुषों की जयंतियों पर मुख्य अतिथि तय करो? कौन सा आरएसएस बीजेपी का आदमी कहता है? सब झूठ फरेब की बात है। एक और अनुरोध कर लेता हूं, चूंकि ये सरदार सेना के साथ साथ अर्जक संघ का भी मंच है। अगर सरदार सेना का मंच होता तो शायद मैं नहीं कहता, लेकिन अर्जक संघ का मंच है। आगे से कार्यक्रम आयोजक ध्यान रखें, या तो मुझे मत बुलाइए या लाल धागा वालों को मंच पे मत बैठा लिए। अर्जक संघ के मंच पर किसी भी किस्म का धागा
शिवराम सिंह चौहान जी मेरे चचेरे भाई बता रहे थे कि मेरे गुरुजी ने बांधा। एक बात और बता दी उन्होंने कि यादव थे उनने बांधा। मतलब यादव धागा बांधे तो पाखंड नहीं है, ब्राह्मण बांधते तो पाखंड है। अंबेडकरवादी नीला बनवाएं, हम लाल बनवाएं, वो पीला बनवाएं, खत्म हो जाएगा पाखंड। ये नव ब्राह्मणवाद है कि हम ब्राह्मण से नहीं करवाते, अपनी जाति वाले से पूजा करवाते हैं। ये नव ब्राह्मणवाद है। ये महामना रामस्वरूप वर्मा का रास्ता नहीं है। पाखंड का विरोध करने के लिए आपको रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई, जगदेव बाबू कुशवाहा और पेरियार रामास्वामी नायकर, और दो नाम बहुत महत्वपूर्ण छूट गए, संत राम बीए प्रजापति और वो चौरसिया जो इसी उत्तर प्रदेश में जिसने ओबीसी शब्द का इजाद किया था और कहा था मेरा नाम है शिवदयाल चौरसिया और मैं पाखंड को चौरस करके दम लूंगा। हम लोग जयंती मनाते हैं, ताली बजाते हैं, मगर मैं उनसे नहीं कह रहा, महिलाओं से कुछ नहीं कह रहा, उन तथाकथित जागरूक पुरुषों से कह रहा हूं जो अपने आप को जागरूक बनाते हैं, तमाम संगठनों के पदाधिकारी बने रहते हैं। अगर आप अर्जक महापुरुष की जयंती पर इतना क्लियर नहीं हो पाए, जय अर्जक, जय भीम, जय मूल निवासी कहने वाला व्यक्ति या महिला, इन महापुरुषों की बात करने वाला, अब खुद को अंबेडकरवादी बताने वाला व्यक्ति, ओबीसी संगठन का पदाधिकारी अगर जाति महासभा का पदाधिकारी है तो उससे बड़ा इस समाज का द्रोही कोई नहीं है। अगर जय भीम कहते हुए आप जाति महासभा के पदाधिकारी हैं और अंबेडकर जयंती पर केवल एक जाति के व्यक्ति को मंच पर बैठाते हैं तो आपसे बड़ा ब्राह्मणवादी कोई नहीं है। ये नोट कर लीजिए, सुझाव है ये। मैं समाज बदलना चाहता हूं, खुद को बदलने की मेरी कोई बहुत तमन्ना नहीं है, और समाज बदलने के क्रम में आगे से अर्जक संघ के कार्यक्रम में मालाएं मत डालिएगा प्लीज। अगर अर्जक संघ का कार्यक्रम हो तो महापुरुषों को माला मत चढ़ाइए, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि अर्जक संघ स्वर्ग और नरक में भरोसा नहीं करता था। अर्जक संघ के महापुरुष स्वर्गीय नहीं होते हैं, अर्जक संघ के महापुरुष यशकाई होते हैं, बोधिसत्व होते हैं और स्मृति शेष होते हैं। कम से कम वैचारिक रूप से कुछ तो अंतर रखिए पाखंडियों के और अपने कार्यक्रमों में। एक बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कम से कम माला से नहीं दिलाता हम लोगों को, हमारे पास विचार ही है कहने को, इसलिए उन मालाओं के बोझ तले हमको मत दबाइए। एक और अनुरोध कर लेता हूं, हम सब शूद्र नहीं हैं, शूद्र नहीं हैं। क्यों? क्या आप वर्ण व्यवस्था में भरोसा रखते हैं? तो फिर शूद्र क्या है? अगर वर्ण व्यवस्था में भरोसा नहीं रखते तो आप ब्राह्मण वर्ण को नहीं मानते, क्षत्रिय वर्ण को नहीं मानते, वैश्य को नहीं मानते, तो फिर शूद्र क्यों मानते? तो आप क्या हैं फिर? अगर शूद्र नहीं तो क्या है? मानववादी महापुरुषों की जयंतियां मनाते हुए अपने आप को शूद्र कहें, इससे मूर्खता और क्या हो सकती है? हम रामायण को काल्पनिक मानते हैं, रामचरित को काल्पनिक मानते हैं, संबुक वध की कहानी मन से सुनाते हैं। जब काल्पनिक है तो संबुक वध कहां से आ गया बीच में? जो काल्पनिक है उसको सिरे से खारिज करिए। और क्यों करिए? क्योंकि जब मिट्टी का ईश्वर का या पत्थर के ईश्वर के जेवरात चोरी हो जाते हैं तो मनुस्मृति के किसी नियम और श्लोक के हिसाब से एफआईआर दर्ज नहीं होती है, आईपीसी की धारा के हिसाब से एफआईआर दर्ज होती है। तो आप लोग जिस राम के भरोसे हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट के भरोसे ताकि हमारी जमीन दे दो। सोचिए, मेरे बड़े भाई पहले ही बता चुके हैं कि बिना करवा चौथ के जीवित हैं, तो अब हमें तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा अभी छोटा एक्सपीरियंस है, हम तो अभी 3-4 साल से जीवित हैं, ये ज्यादा समय से जीवित है। उस तथाकथित कथावाचकों के जिनके सामने आप लोग माथा टेकने जाती हो, अगर उस कथावाचक में हैसियत हो तो मंत्र फूंक करके मुझे यहीं बेहोश कर दे, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। भाई आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? अगर उसके अंदर इतनी ताकत है कि ऐसे पर्चा देख करके नाम लिख देता है, बीमारी बता देता है, वो ढोंगी ड्रामेबाज, उन सब का एक मकसद है ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना। मगर महिलाओं से पूछना चाहता हूं कि आपके घरों में यह सिस्टम पुरुषों के रहते हुए लागू होता है कि घर में बड़ी जिज्जी ऊपर बैठी होंगी तो बहू नीचे बैठेगी, इनके सामने ये पर्दा करेगी? ये किसने, पुरुषों ने लागू किया है सिस्टम? ये बताइए, ये सिस्टम पुरुषों ने नहीं लागू किया, महिलाओं की दुश्मन खुद महिला हैं। सबसे बड़ा ब्राह्मणवाद,
सबसे बड़ा सामंतवाद महिलाएं अपनी बहुओं के साथ अपने घरों में चलाती हैं। एक ननद के सामने बहू ऊपर नहीं बैठ सकती, कुर्सी पर तो छोड़ दीजिए, नीचे बैठेगी, उसके सामने वो मुंह नहीं दिखा सकती। ये सब सिस्टम अपने घरों में हटाइए, तब आप मानववाद के सही हिमायती हैं। अब इसमें जो बहू हैं उनको सुन के मजा आ गया, लेकिन जब वो सास बनेंगी तो वो भी वही करेंगी। हम सब इतने कंफर्ट जोन में हैं कि जब तक हमको ना ठोका जाए हम सब इतने खुश रहते हैं, और जब सब हमारी गुलामी पर सवाल उठा दिया जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए अर्जक संघ और सरदार सेना वो मंच है, क्योंकि सरदार सेना क्रांति कर रही है, अर्जक सेना ने विचार दिए थे। ये वो कंप्लीट मंच है जहां पर ये बातें हो सकती हैं। अनुरोध ये है कि आज से ही ट्राई मारो, ढूंढने की कोशिश करो। पिछड़े वर्ग का कोई कार्यक्रम बिना प्रजापति के, बिना विश्वकर्मा के, बिना नाई के नहीं होना चाहिए। कुर्मी यादव भले ही ना हो। कुर्मी यादव की दुकानदारी ठीक चल रही है। तमाम विधायक हैं, लिस्ट बनाते हैं, कुर्मी समाज के लोग, यादव समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग, चमार समाज के लोग। इन चारों की दुकानदारी ठीक चल रही है। अब जरूरत है अंबेडकर जयंती पर धोबी को मंच पर बैठाने की। अब जरूरत है अंबेडकर जयंती पर खटीक को, पासी को, वाल्मीकि को मंच पर बैठाने की। आप कह तो देते हो कुर्मी भाजपाई हो गए, मौर्य भाजपाई हो गए, और चमार छोड़ करके सब भाजपाई हो गए, सारे जितने दलित समाज के लोग थे। तो जिम्मेदारी किसकी है? तो जब ओबीसी वाले मूर्ख थे, अभी चेतना आई, तो जो मूर्ख नहीं थे, जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया, बहुजन मूवमेंट को, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अंबेडकर मूवमेंट एक जाति में क्यों सिमटा? वाल्मीकि अंबेडकरवादी नहीं बना, हमारी जिम्मेदारी है। हम तो मूर्ख थे, पाखंडी थे, कावड़ हो रहे थे आप लोगों के शब्दों में। अगर धोबी अंबेडकरवादी नहीं बना, खटीक नहीं बना, तो गलती किसकी है? फेसबुक पर, ट्विटर पर सवाल उठाने से पहले अपने दिल से और अपने तथाकथित जाति के मठाधीशों से पूछो कि जब हिस्सा देना था तो क्यों नहीं दिया। उस बीजेपी पर सवाल उठाने से पहले यह पूछो कि नीतीश, अखिलेश कितना भी साथ आ जाए और पूरा विपक्ष साथ में आ जाए, जब तक हिस्सेदारी नहीं दोगे होर्डिंग में सिमटे रहोगे और माहौल बनाते रहोगे। जो पिछले चुनाव की बात आप कर रहे थे, पिछले चुनावों में ठेका केवल जनता नहीं लिए है, जनता ठेका लिए थी तो इतने माहौल खराब होने के बावजूद, इतना ईवीएम का सिस्टम होने के बाद, इतने वोट कटवाने के बाद, अगर जनता मूर्ख थी तो तुम्हारे 3 महीने के चुनाव लड़ने पर 65 सीटें जितवाने वाली जनता तुम्हारे 5 साल के चुनाव लड़वाने पर 165 नहीं बढ़वा देती। चाहे नीतीश साथ आ जाए, चाहे लालू साथ आ जाए, और चाहे अखिलेश आ जाए, और चाहे मायावती भी आ जाए, जब तक जनता के बीच नहीं जाओगे, जब तक संघर्ष नहीं करोगे, और उससे भी बड़ी बात कह रहा हूं, उससे भी बड़ी बात, अगर जातिवाद है तो आप समझो कि मैं किसी नाई समाज के व्यक्ति से कहूं यार जातिवाद ना करो, तो कहेगा आपके पास तो 41 विधायक हैं जातिवाद करने को, 8-9 डीएम है जातिवाद को, हम भाई साहब कौन सा जातिवाद करेंगे? भाई नाई समाज का व्यक्ति, प्रजापति समाज का व्यक्ति क्या जातिवाद करेगा? ना विधायक है। तो हम सब की जिम्मेदारी है जो अपने आप को तथाकथित सक्षम जातियां मानते हैं कि वो इनको स्पेस दें। जब इनको स्पेस दोगे तो अपने आप वो वाली समस्या खत्म आज हो जाएगी कि ओबीसी में इनका हिस्सा ये खा रहे हैं। अभी बड़ा बुरा लगता है जब अति पिछड़ी जाति के लोग कह देते हैं कि कुर्मी यादव हिस्सा खाए जा रहे हैं। वो समस्या नहीं होगी जब तुम अपना दिल बड़ा करोगे। जाति महासभाओं का एक अपना एजेंडा है कि ठूस के भर देना है कि तुम ही देश पे राज करते थे और आगे तुम ही कर पाओगे, दूसरे किसी को नेता नहीं मानना है, तुम्हारी जाति का ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा तब सपोर्ट करना है। लेकिन ये समस्या है, हम एक समस्या पे तो चर्चा कर देते हैं कि यार ये कैसे संभव है कि हर जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए। बिल्कुल ठीक बात है, बनेगा कोई एक जाति का, लेकिन जो बनने जा रहा है वो दिल तो दिखाए कि जब मैं बन जाऊंगा तो गांव में किसी प्रजापति को कोई सामंती छेड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, समाज तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। तुम वो जज्बा तो दिखाओ, वो जज्बा तो दिखा पाओ। तुम जब कुर्सी पर बैठे हुए हो, रामेश्वर पवन जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो हम जाति वाले के साथ चले जाते हैं,
तो वो बेचारा क्या करे जिसकी संख्या 1% है, मर जाए वो। तुम्हारी संख्या ज्यादा है तो उस संख्या के आधार पर तुम्हारी दुकानदारी ठीक चल रही है। अब वो बेचारा क्या करे सामाजिक न्याय में, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, छलावा है, धोखा है ये। उन समाजों का क्या होगा जिनकी संख्या नहीं है, उनको हिस्सेदारी कौन देगा? जातिवार जनगणना से यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिनकी संख्या कम है, यह बात ठीक है कि जिनकी संख्या ज्यादा है, जैसे अगर हम अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को यह समझाएं, जैसे तमाम लोगों को यह समझा दिया गया कि कुर्मी यादव ज्यादा हिस्सा ले गए, अगर उनको यह समझा दिया जाए जातिवार जनगणना करवा के कि देखो संख्या ज्यादा है इसलिए ज्यादा है, तो शायद उनको बहुत बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब कुर्सी पर बैठे हुए तब तो ध्यान रखो कि हम ओबीसी हैं। जब हमें ओबीसी का रिजर्वेशन चाहिए, जब ओबीसी के आधार पर कोई लाभ चाहिए, हम तब ओबीसी हैं, बाकी हम जाति में हैं। खुद से सवाल तो करो कि आप ओबीसी बन भी पाए कि नहीं, खुद से सवाल करो कि हम बहुजन बन भी पाए कि नहीं। इतना दिल रख करके खाक आरएसएस से मुकाबला करोगे? हाँ, एक चीज हो सकती है, मंच पे गाली दे सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, आरएसएस गलत है, ब्राह्मणवाद गलत है, मनुवाद गलत है। महिलाओं से मेरा अनुरोध है, आपकी उम्र निकल गई, कोई 40, कोई 45, कोई 50, कोई 55, हमें नहीं टोकना आपको। आपके पति, आपके घर के लोग नहीं समझा पाए, हालांकि ट्राई ही नहीं मारा होगा, दावा करता हूं ट्राई ही नहीं मारा गया होगा। ट्राई मारा गया होता तो बदल जाती हमारी पत्नी की तरह। खैर, जिनने ट्राई मारा और आप नहीं बदली, उनसे अनुरोध है कि आपका जीवन कट गया। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि मेरे घर की बेटियों को इन कथावाचकों के पास मत भेजो। बेटियों को कथाओं में ले जाके ये मत सिखवाओ कि ब्राह्मण उच्च होता है और तुम नीच हो। यही कॉन्फिडेंस लेकर के जब स्कूल जाती हैं घर की बच्चियां और बेटे, तो वो पहले से ही इतने कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं, जैसे यहां लोग थे कुर्सियों पे आगे नहीं आ रहे थे, वैसे ही हमारे घर के बच्चे जाते हैं तो बेंचों पे आगे नहीं बैठते हैं, पीछे जाके बैठते हैं सिर छुपा करके। क्योंकि आपने बचपन से, जब वो किसी ब्राह्मण समाज के बच्चे के साथ खेल रहा होता है तो आप घर पे समझाती हैं उनको, बेटा पैर मत मानना, ब्राह्मण के बच्चा है। समझाती हैं कि नहीं? जब खेल खेल में सब बराबर हैं, और अगर बराबर नहीं है तो उनके साथ मत खिलवाओ, और अगर बराबर है तो बिल्कुल खिलवाओ। हम बराबरी की बात करते हैं, हम ब्राह्मणों को नीचा नहीं मानते। मैं ब्राह्मणों के यहाँ खाना खा लेता हूं, मैं उनको नीच नहीं मानता हूं इतना। मैं भाई बराबरी समानता की बात करता हूं, मतलब फैक्ट बता रहा हूं आपको। मैं ब्राह्मण के बारे में मेरे मन में कोई वो नहीं, मैं नीच नहीं मानता हूं उनको। मैं उनके यहाँ खाना भी खा लेता हूं, चला भी जाता हूं, कभी मन होता है तो जरूरत पड़ी रुक भी जाता हूं। मतलब मेरे मन में बराबरी की भावना है। तो उसी बराबरी की भावना से कह रहा हूं कि जहां बराबरी की भावना ना दिखाई दे वहां से अपने कदम के पीछे खींच लो। श्री राम मौर्य जी चूंकि हाई डोज देते हैं बड़े भाई हमारे, तो हम उससे छोटा डोज दे रहे हैं। उन्होंने कहा ईश्वर को घर से बाहर निकाल दो। हम ये कह रहे हैं कि ईश्वर को घर से निकालना बहुत बहुत कलेजे की बात है। जब तक ईश्वर को बाहर नहीं कर पा रहे, इतनी बात तो सहमत हैं कि ईश्वर नहीं निकल पा रहे, बिचौलियों को निकाल दो। बिचौलियों को जो आके आप हमारे घर की बहू बेटियों से पैर पुजवाते हैं, चरण धुलवाते हैं और उनके आरक्षण को, उनके मान सम्मान को गाली देते हैं, उनको तो निकाल सकते हैं। अब ये क्यों कह रहा हूं? अब आप कहेंगे कि धंधा है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि उनके धंधे पर चोट क्यों कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूं कि हां, यही तो कह दो कि धंधा है। मैं यही तो चाहता हूं कि कह दो कि धंधा है। और जब कह दोगे कि धंधा है, तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि जैसे पानी पिलाने वाले का धंधा, जैसे गटर में उतर करके गटर साफ करने वाले का धंधा, वैसे ही झाड़ू लगाने वाले का धंधा, वैसे ही मंदिर के में पूजा करने के नाम पर पूजा करने वाले का, यही तो हम चाहते हैं। तुम कहो तो कि धंधा है। आपकी मेंटलिटी में गुलामी घुसाई गई है। अभी यहीं महिलाओं से मैं कह दूं कि बगल में आपका, किसी का बगल में खेत है, किसका है किसी का बगल में खेत, मलखान जी से हम कह दें कि यहीं से पानी डाल दो, पितर पुज जाएंगे, तो ब्राह्मण देवता कहेंगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, आपके पितर वहां गड़े हुए थे, यहां पानी डालने से वहां कैसे पुज जाएंगे। तो हम भैया ये पूछना चाहते हैं, यहां पानी डालने से वहां के पितर नहीं पुज रहे, जमीन पे पानी डालने से आसमान के पितर कैसे पुज रहे हैं। अपने घर की महिलाओं को,
अगर कार्यक्रम में लेके आ जाओगे तो कोई आरएसएस वाला रास्ता रोक लेगा क्या? नहीं रोकेगा। लेकिन नीरज भाई, एक समस्या है, हम तो सुधर गए, हमारे घर की पत्नियां नहीं मानती। कार्यक्रम में लाओगे नहीं, इधर बैठा लोगे नहीं, हमारे जैसे मूर्खों के भाषण नहीं सुनाओगे, हम तो मानेगी कैसे, जानेगी कैसे? एक कथावाचक ने मेरा बड़ा अच्छा काम कर दिया। उसने कहा कि अगर हम नहीं होते, हम जैसे ब्राह्मण नहीं होते, तो तुम्हारे समाज के बच्चे राम को कैसे जान पाते? मेरा बहुत अच्छा काम कर दिया। मैं यही तो कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर बच्चों को राम के बारे में जानवाना चाहते हो तो उस पाखंडी बागेश्वर धाम वाले को सुनवाओ, और विद्यालय के बारे में सुनवाना चाहते हो तो हमको सुनवाओ और अम्बेडकर बाबा साहब को सुनवाओ। अब तय कर लो कि बच्चों के लिए वो काल्पनिक राम जरूरी है जो अपना घर बचाने के लिए, अपना मंदिर बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में था, और या बच्चों को वो आईपीएस, पीसीएस, अच्छा पत्रकार, अच्छा वकील बनाना है, वो ज्यादा जरूरी है। इसी टांडा से शुरुआत करनी है। किसी भी अधिकारी को मंच देना भूल जाइए, किसी भी नेता को मंच देना भूल जाइए, लेकिन अपनी जुगाड़ रखेंगे हम। लेकिन वकीलों को हर कार्यक्रम में 2-3 काले कोट वाले मंच पर जरूर बैठा लिए। ध्यान रखिए, आपकी आधी लड़ाई, डीएम भी आपके विचारधारा का आ गया, लेकिन 20 काले कोट वाले मिलकर के कचहरी में उसको काम नहीं करने देते हैं। इसलिए अपने घरों से अच्छे वकील पैदा करने हैं, और जिन लोगों का एलएलबी में रजिस्ट्रेशन है, टांडा के लोगों से, साथियों से अनुरोध है, सरदार सेना और अरविंद संघ के लोगों से, कि बहुत जल्दी बिना खर्चे की दरी पर बैठाने वाली, पानी पिलाने वाली मीटिंग करवाइए। किसी को बाहर से मत बुलाइए, केवल वकीलों की मीटिंग करवाइए। उस मीटिंग में केवल इस जिले के वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और प्रोफेसर, केवल 4 लोगों को बुलाइए, और उनमें से तय कर लीजिए कि इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए कौन तैयार है। आप किसी विधायक को फोन करते करते मर जाओ, और 10 काले कोट वाले अगर थाने पहुंच जाए, आपका काम हो गया। हर जिले में पत्रकार और काले कोट वाले तैयार करने हैं, और प्लस इनके रोजी रोटी का जुगाड़ भी आप लोगों को करना है। भाई, हम तो थोड़ा फेमस हो गए हैं, दुकानदारी चल रही है कुछ ठीक ठाक, लेकिन इसी जिले में कोई ना कोई पत्रकार ऐसा होगा जो आपको पसंद होगा, ठीक काम कर रहा होगा। उस लड़के को कुछ नहीं, 10 ही रुपए दे दीजिए, 20 रुपए दे दीजिए, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यार समाज का ऋण है मेरे ऊपर, मैं क्यों नहीं बिक पाता हूं, क्यों नहीं बदल पाता हूं, क्यों नहीं डरता हूं, क्यों नहीं झुकता हूं आप लोगों के चक्कर में। भाई, डर तो हमें भी लगता है, लेकिन इतना सम्मान लाद देते हो कि कहां से डरूं, कहां से झुकूं। इतना धैर्य से सुन लेते हो कि लगता है कि मतलब इस कट्टे को तो बना दिया आप लोगों ने। अगर मंचों से, हाँ, ये और काम करना, ये सॉल्यूशन है सारे। एक काम और करना है, हम में से ज्यादातर लोगों की आदत है कि अगर कोई गांव गली पड़ोस का लड़का होगा और वो ठीक ठाक काम कर रहा होगा, लखनऊ घूम रहा होगा, इधर घूम रहा होगा, फर्जी है, फर्जी लड़का ऐसे फालतू घूमता रहता है, कुछ नहीं, दलाली करता है। उसी लाइजनर की, उसी दलाल की जरूरत है। समाज हर तरह के लोगों से मिलके बनता है। जिस लड़के को फालतू घूमने वाला बताते हो, वो फुल टाइमर है आपके लिए, फुल टाइमर। उसको सही दिशा में लाओ और उस कट्टे की इतनी तारीफ करो कि वो तोप बन जाए। जब किसी पुलिस वाले के सामने उसकी चर्चा करो तो ऐसे करो जैसे, मुझे क्यों धैर्य से सुन रहे हैं लोग, इतना महिमा मंडन के साथ मेरा वर्णन किया गया, देश में जाने जाते हैं, राष्ट्रीय संपादक बता दिया आपने। तो जब इतने उसके साथ किसी का महिमा मंडन किया जाएगा तो आदमी सुनेगा, यार कौन सी खेत की चिड़ी है। भाई, जो लोग नेशनल जनमत सुनते हैं वो तो जानते हैं कि तोप हूं, जो नहीं सुनते उनके लिए इन्हें तोप बना दिया। तो हम सबको एक दूसरे के बच्चों को तोप बनाना है, किसी का हौसला डाउन नहीं करना है। कोई भी बच्चा अच्छा काम करते देखे उसकी तारीफ करना है, और बाकी तो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा और हम फंसेंगे नहीं। हर चुनाव से पहले मिलिंद जी जैसे लोग, आर.एस. पटेल जी जैसे लोग, श्री राम चौहान जी जैसे लोग, श्री राम मौर्य जैसे, शिवराम चौहान जी, रामायण पटेल जी जैसे लोग हर चुनाव से पहले कहते हैं, भैया मूर्ख न बनना इस बार,
बहुत बन लिए, बहुत दास्ता झेल ली, तोड़ दो गुलामी की बेड़ियां, तोड़ दो सब कुछ। लेकिन हम क्या करते हैं? झोली वाला बाबा आता है, जुमले सुनाता है, हमको फंसाता है और हम फंस जाते हैं। तो कम से कम किसी भी पार्टी, किसी भी नेता की बात किए हुए बिना इतना अनुरोध कर लेता हूं कि दिल बड़ा कर लेना। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। पेरियार ललई साहब की एक लाइन बोल देता हूं। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का न बाल बाका भया। खुद के लिए कह रहा हूं बलवान का न बाल बाका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए।